वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी अपनी छुट्टियों से निपट करके। और आप लोगों ने भी छुट्टी में काफ़ी मज़ा किया होगा। बट अब फिर से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है और यही एक तरीका है जो आपको आपके जीवन की गुणवत्ता को बदलने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमने क्वांटम नंबर्स की जानकारी ले ली। मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देना चाहता हूं आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN लिख रहा हूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद मैंने बात करी थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, और उसके बाद सबसे लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। आपको याद होगा, इसको N से रिप्रेजेंट करते थे, इसको L से, इसको ML से या M से भी किया जाता है, और इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एटम के बारे में सारी बातें फेल हो गई, जो भी हमने एटम के बारे में सोचा, जितनी भी अवधारणा हमने डेवलप की, सब एक के बाद एक मैं कह सकता हूं कि फ्लॉप होती चली गई, कि एटम उससे कुछ इतर ही था, उससे कुछ अलग था। तो हम लोगों ने सोचा कि यार अब उसको कुछ नंबर से डिनोट करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने काफी डिटेल में सारे क्वांटम नंबर्स के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। साइज एंड एनर्जी को बताता है, एंगुलर मोमेंटम को बताता है, ओरिएंटेशन इन 3 डायमेंशनल स्पेस को बताता है और स्पिन को बताता है। तो आपको वो लेक्चर पढ़ के साथ में लिख के फिर यहाँ आना होगा, तब आप आगे की कहानी को समझ पाएंगे। तो जब ये सारी चीजें चल रही थी, हमने 4 क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस डिफाइन कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन किसी समय किसी ऑर्बिट, किसी सबसेल या किसी ऑर्बिटल में कहाँ हो सकता है। तब एक चर्चा छिड़ गई कि उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया जाए। तो हमने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, पूरी दुनिया में सारे ही लोग उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इस भ्रम में ना रहें कि ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं, वो एटम को सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करने के लिए बने हैं। मतलब कि अगर आप चाहें कि सर फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ एक्सपेरिमेंट करके बता दो, ऐसा कुछ संभव नहीं है। हमने जैसे एक आप सुडोकू पजल सॉल्व करते हो, उस सुडोकू पजल के तौर पे, तर्ज पे हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स तरीके से ही हम लोग फील करेंगे और पूरी दुनिया के लोग उसी को फॉलो करेंगे। कितना बढ़िया बात है सर। हमने ही तरीका बना लिया, एटम को पता भी नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल किए जा रहे हैं, बट हमने तरीका बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से 4 ऐसे तरीके हैं, कौन से 4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फीलिंग, फीलिंग इन एन एटम। कि एक एटम के दौरान, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने के दौरान किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ बाउज प्रिंसिपल, ऑफ बाउज प्रिंसिपल। अब देखिए, अगर आपको डॉट्स कनेक्ट करने आते हैं तो आपको याद होगा, मैंने बोला था कि एटम से रिलेटेड जितना भी अर्लियर एडवांसमेंट है, जितना भी खोज है, वो कहाँ हुआ है। आप बहुत जल्दबाजी में कहेंगे सर जर्मनी में। तो ऑफबाउ इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ऑफबाउ वर्ड का जो मतलब होता है एक्चुअल में, दिस इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट। और अगर आप इसका नाम देखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको कई जगह पर ये कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल के नाम से भी लिखा जाएगा। अच्छा सर। सेकंड कि सर ऑब्बाउ प्रिंसिपल के बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा हंट्स रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कि हम क्यों चाहते हैं कि एक एटम के अंदर डी जनरेटर ऑर्बिटल के अंदर जो स्पिन होता है वो मैक्सिमम हो, जब तक वो सिंगली फिल हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, सब समझाऊंगा मैं, बट आप याद रखिएगा इसको सिंपली हंट्स रूल के नाम से। एक तीसरा रूल भी है जिसको हम लोग कहते हैं बोर ड्यूरी रूल। ये हमें बताता है, और एक एक बात देखो बच्चा, एक एक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी फॉरगॉट इवन वन लाइन, अगर हमने एक लाइन को भूला, ये गलती करी, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर साफ हो जाएगा आगे। मैं कई बार बोल चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी बना दे रहा हूँ वीडियो। केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी डला हुआ 19 लेक्चर का एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट, ये 3 जिसका अच्छा है
उसका केमिस्ट्री का आधार अच्छा हो जाता है, बेस अच्छा हो जाता है, देन यू कैन बिल्ड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ओवर इट। बट इफ देर इज नो बेस, आप एक मंजिला भी नहीं बना सकते हैं, ट्रस्ट करिएगा इस बात को। बोरब्यूरी रूल, जिसको हम कहते हैं N+L रूल, जैसे आगे जाकर के और फोर्थ रूल है जिसका नाम है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नाम से ही पता है, नॉट इंक्लूजन, दिस इज कॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप कहेंगे सर बहुत ही बढ़िया बात है सर, ये चारों रूल अगर मैं समझ गया तो क्या मैं एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बहुत बढ़िया से लिख पाऊंगा? आंसर है बिग यस। यस आप बिल्कुल ही लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, और इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो आज के लेक्चर से भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जहां हम नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। 90% बच्चों का ये टॉपिक वीक रहता है, याद रखिएगा। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही आसान है बच्चों जैसा। मैं दोनों समझाऊंगा, नीट वाला भी जेई वाला भी, बिल्कुल फिक्र ना करें। चलिए, तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि सर सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑफ बाउज प्रिंसिपल। ऑफ बाउज प्रिंसिपल ये क्या कहता है सर? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन विल बी फील्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ एन ऑर्बिटल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में सबसेल या सेल की एनर्जी बढ़ती जाती है। आपने कहा ठीक है, मैंने पहले भी कहा दिस इज लाइक अ सुडोकू, दिस इज लाइक अ पजल, कि आप के पास क्या कोई जुगाड़ है कि आप उसको उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? आपने कहा ठीक है सर। थोड़ा सा बोर्ड-ब्यूरी रूल भी जानिए। बोर्ड-ब्यूरी रूल कहता है कि कोई ऑर्बिटल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन एल, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। आपने कहा सर ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं उसको दोबारा से करूंगा, पहले बस बता देता हूं मैं। अ सबसेल विल एग्जिस्ट ओनली इफ the value of n is greater than the value of L. If the value of n is either equal to or less than the value of L, that subcell will not exist at all. वो सबसेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर या उससे छोटी हो जाए। सर ये आपको पहले भी पता है, हमने रेंज डिफाइन किया था कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n है तो L की वैल्यू 0 to n-1 तक ही हो सकती है। आपको याद आया होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से L ही हो सकती है। और S जो कि स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर भी है, उससे बहुत ज्यादा फर्क हमको नहीं पड़ता है। उसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी, क्योंकि वो सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है इन द ऑर्बिटल वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आपने कहा सर बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। अगर आप अबोव प्रिंसिपल को देखें तो अबोव प्रिंसिपल के अंदर हम एक तरीका ढूंढ रहे हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। मुझे ये बताइए कि क्या 2p एग्जिस्ट करेगा, सॉरी 1p एग्जिस्ट करेगा? तो आप कहेंगे सर 1p, तो 1p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? आप कहेंगे n की वैल्यू 1 है, साफ साफ दिख रहा है। और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू क्या होती है? तो आप यहां भी कहेंगे कि इसकी वैल्यू भी सर 1 होती है। तो देखिए n इज इक्वल टू l हो गया, मींस ऑर्बिटल या सबसेल विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कहां से लिख दूं मैं यहां 1s के नीचे 1p? तो 1p तो होगा नहीं, कहां से स्टार्ट होगा? 2p 3p 4p 5p 6p 7p। आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं कि सर वही ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके लिए n की वैल्यू l से ज्यादा हो। आपने कहा ठीक बात है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा यहां पर d में तो 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा, रीजन फिर से यही रूल है। तो d और सबसेल एग्जिस्ट करता है 3d 4d 5d और 6d और 4f और 5f। सवाल पहला कि सर क्या 7d 8d 9d या 8s 9s 10s एग्जिस्ट नहीं करते हैं? अरे भाई बिल्कुल करते हैं, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 118 एलिमेंट है, हमें तो उन्हीं के लिए इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कहां तक है 1 से लेके 118, तो हम फालतू में क्यों अपना बढ़ाते जाएं। पजल को देखिए, अब आपको यहाँ पर बचपन में आपने थोड़े बहुत तो तीर चलाए होंगे,
यहां भी आप ऐसे तीर चला सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ किताबों में ऐसे इसको ऐसे रोटेट करके दिया होता है, किसी में ऐसे रोटेट करके, हम ऐसा कंफर्टेबल मानते हैं। आपको हेड को टेल से कनेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, हेड को टेल से कनेक्ट करना। आपने कहा कर लीजिए सर। अगर मेरे पास दूसरा कलर है, यस देखो, तो यहाँ मैं हेड को टेल से कनेक्ट कर रहा हूँ, हेड को टेल से कनेक्ट कर रहा हूँ, हेड को टेल से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और फिर से हेड को टेल से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जब आप इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो एक पजल बनता है, एक अपने आप ही ये सारे ऑर्बिटल्स और सबसेल्स अरेंज हो जाते हैं इन द इंक्रीजिंग। मैं बार बार मैंने आपको पढ़ाया था, शेल, सबसेल, ऑर्बिटल। एटम के अंदर शेल या ऑर्बिट एक होता है, सबसेल और फिर ऑर्बिटल। तो मेरे मुंह से कभी निकल जाए तो ऑफेंड नहीं होना है, आपको भी ये परेशानी रहेगी, बट मैं सबसेल ही कह रहा हूँ, दीज आर ऑल सबसेल्स। आपने कहा ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल है, जैसे 1s 2s अलग अलग शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1s फर्स्ट एनर्जी लेवल का है, 2s सेकेंड एनर्जी लेवल का है, 3s थर्ड एनर्जी लेवल का है, बाकी सबके लिए भी यही अप्लाई होगा। आपने कहा ठीक है। अब इसमें से आप तीन तीन के पेयर में उतारो। पहले तो एक बार देखो कैसे कैसे ऑर्बिटल एनर्जी का ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सेल आप ऐसे लिख सकते हैं। 1s से देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s, देखो 3s से फिर एरो यहाँ नीचे आ रहा है तो इधर से जाएगा 3p, उसके बाद 4s, 4s के बाद देखो कहाँ जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p के बाद 6s। आपने कहा ठीक है। 6s के बाद देखो कहाँ जा रहा है 4f के बाद 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। बहुत अच्छी बात है सर। आपने देखा कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल को आपने अरेंज कर लिया सिर्फ एक छोटे से ट्रिक से। नाउ वी कैन एज्यूम व्हाई दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। क्योंकि भैया हम कंस्ट्रक्शन ही तो कर रहे हैं, हमने यहाँ कोई मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई रिजल्ट तो नहीं निकाला, हमने सिर्फ इनको इस जुगाड़ से सजाया कि एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रोकेमिकल डेटा है वो भी बताता है कि यही ऑर्डर सही है। हालांकि स्पेक्ट्रोकेमिकल डेटा एक एक्स्ट्रा बात बताता है हमको, वो भी मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ कि भैया 3D की जो एनर्जी होती है वो लगभग लगभग 4s के बराबर होती है, ध्यान रखना है। लेकिन कोई जबरदस्ती पूछे तो आप कहेंगे कि सर 4s से ज्यादा होती है 3D की एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4s से ज्यादा होती है 3D की एनर्जी, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल हो रहा है, उसके बाद जाकर के 3D में फिल हो रहा है। यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पूछे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कि भैया बताओ कि मोटे तौर पे एक बात बता दो कि 3s और 3D और 4s की एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे लगभग समान होती है। जबरदस्ती करोगे तो कह देंगे 3D का ज्यादा होता है। आपने कहा ठीक बात। अब इसको तीन तीन के पेयर में नीचे उतारिए। ये देखो 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और लास्ट में देखो 4 बचेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने उतार लिया नीचे। सर कैसे उतारा सर आपने? तो देखो पहला क्या बनेगा SSP, दूसरा बनेगा SPS, तीसरा देखो SSP, फिर SPS, फिर उसके बाद क्या बनेगा DPS। तो देखो DPS, फिर DPS 2 बार आ रहा है, फिर क्या होगा FDP, और फिर लास्ट में देखो यहाँ FDP, फिर देन SFDP। 4 को एक साथ ले लिया। सर अल्फाबेट्स आपने उतार लिया, SPDF सबसेल को आपने नीचे कर लिया है। अब क्या नीचे करें, तो सारे न्यूमेरल्स को, तो देखो यहाँ पे पहला ट्रिपलेट किसका है 1 2 2, सेकेंड ट्रिपलेट इज 3 3 4, थर्ड ट्रिपलेट 3 4 5, फोर्थ ट्रिपलेट 4 5 6, फिफ्थ ट्रिपलेट 4 5 6, और देखो 7 5 6 7। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है। बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। मैं इसको एक बार फिर से रिराइट कर रहा हूं ऊपर। अभी तक का आपने कहानी सारा समझ लिया है। अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग हंस रूल पढ़ रहे हैं। मैं ऊपर का पार्ट थोड़ा मिटाता हूं और इसको ऊपर लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने कहा कि सर अबव प्रिंसिपल अगर एक सुडोकू की तरह है तो इसको याद रखने से कोई फायदा है क्या? मेरा जवाब है बिल्कुल है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर
1 2 3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीकों से लिखना सिखाया है, उस लेक्चर को जाके प्लीज देख लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 2 3 4 आर नथिंग बट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो पूरी केमिस्ट्री को पढ़ने में आपकी मदद करता है। अब इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, तो देखिए कैसे रीराइट करूंगा। पहला क्या था, ट्रिपलेट, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी एंड देन एसएफडीपी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपने कहा हाँ सर। न्यूमरल्स का देखिए 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7। तो देखो यहां मैं क्या कर रहा हूं, 4 एक साथ ले रहा हूं। अच्छा, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा सर याद कैसे रखें, मान लो सपोज करिए कि मेरा एक दोस्त है जो कि पढ़ लिख के क्या बना, एसएसपी बना, पढ़ लिख के क्या बना, एसएसपी बना। वो किस स्कूल में पढ़ता था अप टू 10th, तो एसपीएस, सेंट पॉल स्कूल। अच्छा, फिर 10th के बाद कहां शिफ्ट हुआ, डीपीएस, बड़ा स्कूल है, जैसे आपने सुना होगा संत महात्माओं के नाम में लगाया जाता है, श्री श्री 208 मतलब 108 फलाने बाबा पधार रहे हैं, है ना, कोई भी यज्ञ वगैरह में। तो यहाँ भी डीपीएस बड़ा स्कूल है, तो 2 बार लगा दो उसका नाम, सिंपल तो है। उसके बाद लेकिन जब एसएसपी बन गया, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 5 7 साल की जॉब के बाद जनरली लोग बन जाते हैं यूपीएससी के थ्रू, तो काम नहीं करते थे बेचारे, वो फेसबुक पे डीपी बदलते थे, तो नाम हो गया एफडीपी, फेसबुक की डीपी, और लास्ट में एसएफडीपी। एसएफडीपी इज द ऑर्डर फिलिंग in the outermost shell of every atom provided that the cell is existing। बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा इसको। एसएफडीपी हर आउटर मोस्ट सेल का ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है, प्रोवाइडेड कि वो सेल एग्जिस्ट करना चाहिए। मानो सेकेंड लेवल पे ही बात हो रही है 2s2p की, तो वहां तो एफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एफ को हटा देना वहां से। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको काम में आएगा। अगेन प्लीज गो एंड वॉच लेक्चर 1 to 4 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आपने कहा कि सर पढ़ लेंगे हम लोग, फिर से एक बार आइए, जल्दी से फटाक से आइए। आपने बोला कि सर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एसएसपी, मेरा दोस्त क्या बना था, एसएसपी बना था, किस स्कूल में पढ़ता था, एसपीएस में। 10th के बाद कहां गया, डीपीएस, डीपीएस का नाम 2 बार, बड़ा स्कूल है। उसके बाद जॉब में जाके क्या कर रहा था, फेसबुक पे डीपी चेंज कर रहा था, एंड देन फाइनली एसएफडीपी इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग। आपने कहा ठीक है सर, रिपीट कर दो, एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपी, एसएफडीपी, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 and 5 6 7। in this way we have a memorized। क्या मेमोराइज करने से सर क्या फायदा, आप बता दो, मैं बता दे रहा हूं बहुत बढ़िया से। तो यही है आपका वो प्रिंसिपल, कुछ बड़ा चीज नहीं है, ये सिर्फ हमको एक तरीका देता है जिससे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर सकते हैं ऑर्बिटल्स को, सबसेल्स को, सेल को, क्योंकि सेल जिस ऑर्डर में अरेंज होगा सब्सिक्वेंटली उसी ऑर्डर में सारा अरेंजमेंट होगा। आपने कहा कि ठीक है सर। जैसे मान लीजिए किसी ने हमको कहा कि सर PB82 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। अच्छा सर, अगर मान लो किसी ने ये PB82 का हमसे बोल दिया, तो हम तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 करने जाएंगे, तो आगे जाके पटना, जहानाबाद, अरवल हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो ऑर्डर मिस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको ये याद है तो फटाफट लिखेंगे एसएसपी, आगे एसपीएस, देन डीपीएस, देन डीपीएस, देन एफडीपी। मैं चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मुझे पता है यहीं तक खत्म हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, चलो मैं अभी के लिए लिख देता हूँ एफडीपी के बाद एसएफडीपी भी लिख देता हूँ। अच्छा, अब आपको न्यूमेरल्स याद है, 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7। आपने कहा ठीक है, हमने पूरा सबसेल अरेंज कर लिया। अब आपको याद होगा कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6। क्यों, क्योंकि पी में कितने डब्बे हुआ करते थे, 3, एस में कितना, 1, डी में कितने सर, तो डी में कहेंगे आप 10, क्योंकि हुआ करते थे 5 डब्बे। एफ में कितने, 14, क्योंकि हुआ करते थे 7 ऑर्बिटल्स। इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। आपने कहा ठीक। चलिए 2 2 6 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 2 6 2 10 10 20 खत्म, 10 30 36 2, यानी कि 38 इलेक्ट्रॉन खत्म, 48 54 48 54 2 56 14 70 10 80 2 82, इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0 0 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहां से जाएगा। आपने कहा सर बहुत सुंदर बात है। देखिए
तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका, लेड। और अगर आप इसको सेपरेट करते हैं सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सभी लेवल्स पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग कर देना है। धार्मिक उन्मादी नहीं हूं, समझाने का तरीका, मतलब कि 1s2 को अलग लिखिए। सेकंड लेवल पे कौन कौन है, तो देखो सेकंड लेवल से संबंधित है 2s2 और 2p6। थर्ड लेवल से है 3s2 3p6, और आप जिसको भूलेंगे वो ये है, ये भी तो सर थर्ड लेवल का है 3d10। 4 पे जाइए 4s2 4p6 4d10, और ये भी तो है सर, तो इसको मत भूलिए 4f14। 5 पे जाइए तो 5s2 5p6 5d10, यही तक है। और 6 पे जाइए 6s2 6p2, तो आप कहेंगे ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अलग अलग। अच्छा, अब निकालिए यहाँ से दो, यहाँ पर कितना होगा 2s2 2p6, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 18, यहाँ पर हो जाएगा 32, 14 तो 24 और 8 32, यहाँ हो जाएगा फिर से 18 और यहाँ हो जाएगा 4। आपको ये भी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है सेल के टर्म में, क्योंकि छोटा बड़ा है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा 2 8 18 18 32 और लास्ट में 4। आई होप कि आपको याद होगा कि चूंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 14 का, तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी मानिए इसमें 10 जोड़ी है, तो आपको सीधा मिल जाएगा इसका ग्रुप 14। maximum valency is 4 and when we add 10 to it then the group number will be found। आपने कहा ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो कहे सीता जी सुनो प्रभु की चर्चा आपने कर ली। आपने कहा ठीक बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इतना डीप में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ l, अगर n 4 है तो l क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3, यानी कि 4s एग्जिस्ट कर सकता है, 4p कर सकता है, उस लेवल पे 4d कर सकता है, 4f कर सकता है। बोर की वो बात आप याद करिए, इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल एंटर एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, all the orbitals of that level will be formed quickly though they will be vacant। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी 4s में चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान, तो आपको उस लेवल पे 4p भी बनाना होगा, 4d भी बनाना होगा और 4f भी बनाना होगा। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दैट लेवल विल बी फॉर्म्ड क्विकली दो दे विल बी वैकेंट, उसको खाली रखिए आप। अब आप समझ रहे हैं, जब हम एक्साइटेशन कराते हैं तो जो खाली ऑर्बिटल होता है उसी में तो इलेक्ट्रॉन जाता है। आपने कहा सर बढ़िया बात। कॉपर और क्रोमियम का जो हमने बोला कि सर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, व्हाई एक्सेप्शनल? इफ वी नो the basic principle, the golden rule of chemistry, every system wants to move from instability to stability, then why it is an exception? If there is an explanation, there is no exception। if there is an explanation, there is no exception। अगर आप देखें इसको भी बहुत ही आसानी से, तो आप कहेंगे कि सर कर लो। चलिए मिटाते हैं इसको, यहाँ तक आपको समझने में आई होप कि कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप केमिस्ट्री को सच में नीट के अंदर हथियार बनाना चाहते हैं, जो कि अब बनाना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री के बिना अब आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं चाह करके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। तो आपने कहा कि सर कॉपर का होता है 29। अब आप देखिए मैं इसी से लिख रहा हूं SSP SPS DPS, यहीं तक में खत्म हो जाना चाहिए, 29 ही तो भरना है। 1 2 2 3 3 4 3 4 5, आपने कहा 2 2 6 10 खत्म, 2 6 2 20 खत्म, और यहाँ पर 3D में कितना आएगा 9, 4p में कितना, 5s में कितना 0। हमें किससे मतलब है सर? हमें आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, और यहाँ पर 4s और 3d की एनर्जी अभी अभी आपको बताया था बोर-ब्यूरी रूल के हिसाब से लगभग बराबर होती है। आपने कहा सर ठीक है, इसका मतलब इफ वी वांट टू सी ओनली द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देन व्हाट विल हैपन, देयर इज 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और देयर इज 3d जिसमें बहुत ही प्यार से 1 2 3 4 5, देखो मैं सिंगली फिल कर रहा हूं एंड देन पेयरिंग शुरू कर रहा हूं अपोजिट स्पिन के साथ।
तो ये जिस वजह से मैं सिंगली फिल करके उसके बाद पेयरिंग शुरू कर रहा हूं, उसी वजह को हंस रूल कहते हैं। और अगर एक का स्पिन ऊपर दिखा रहा हूं, दूसरे का स्पिन नीचे, इस वजह को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। पढ़ाऊंगा दोबारा। तो चलिए, आपने बोला ठीक है 3D में 9 है, तो दिस इज 9, यह है 4s2 और यह 3D 9। मुझे एक बात का जवाब दें, एक साधारण सी बात का जवाब दें कि अगर मान लो हमें दोनों हाथ में हमें 20 लीटर पानी या 40 लीटर पानी लेकर के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? एक ही हाथ में 40 लीटर पानी लेके चलूं या दोनों में 20-20 लीटर? अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे सर दोनों में 20-20 लीटर, क्योंकि एक बैलेंस आ जाएगा, एक सिमेट्री सी आ जाएगी। आपने कहा ठीक बात। यही चीज अगर कुछ भी करने से एटम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा, तो एटम वो पक्का करेगा। कोई भी सिस्टम दुनिया का, नॉट ओनली एटम, वी आर ऑल्सो। अगर आप आग के पास बैठे हैं, आपका बहुत ज्यादा पैर में अगर ताप लगता है तो क्या करते हो आप? आग की तरफ घुस जाते हो? नहीं नहीं, उससे दूर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है सर? एवरी सिस्टम वांट्स टू मूव फ्रॉम अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। अब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अनपैरेललनेस, मतलब सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये ऑर्बिटल याद करिए, ये ऐसे सर्कुलर है, एक्चुअल में तो इलिप्टिकल है, बट मैंने बताया था सर्कुलर है। तो ऐसे ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 2-2 घूम रहा है, पेयर बना कर, एक में अकेला, इसका मतलब अनस्टेबिलिटी है। और डी ऑर्बिटल्स आर मोर पेनेट्रेटेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ एन एटम। सर ये सब क्या बोल दे रहे हो आप? अरे भाई कुछ नहीं है, ये बल्कि ऑर्बिटल है, 4 लोब वाला ऑर्बिटल है। जैसे एक आदमी सर पे भूसा लेके जा रहा है, तो आदमी तो इतना ही जगह घेर रहा है ना, मान लो मैं ही हूं, तो मैं तो इतनी जगह घेर रहा हूं, बट मेरे सर पे अगर भूसा है तो वो इतना जगह घेर रहा है। तो डी ऑर्बिटल बिल्कुल वैसा होता है, वो प्रोट्रूडेड होता है, PROTRUDED, प्रोट्रूडेड फ्रॉम द एटम, बाहर की तरफ लटका हुआ होता है ज्यादा। तो इसके अंदर अनस्टेबिलिटी है, कोई बात नहीं, इनर सेल है, अंदर की तरफ है, न्यूक्लियस खींच के रखा है इसको। 4th लेवल पे न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है? 4s। उसके बाद कौन करीब है? 4d। उसके बाद 4d, इसका मतलब 4d इन तीनों में सबसे ज्यादा दूर है। इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एटम के बाहर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अंदर में तो चल जाएगा काम। आपने कहा ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? अगर मानो यहां फुल्ली फील्ड नहीं बनने वाला तो नहीं जाता, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पहुंचता है, तो आप बहुत प्यार से देखिएगा कि इस 4s में अब एक इलेक्ट्रॉन है जिसके एक या दो आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बाहर लटका हुआ आउटरमोस्ट था शेल 3D, उसमें अब क्या हो जाएगा? देखिए फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। मैंने यहाँ गलत भरा, पहले एक एक भरना था, फिर पेयरिंग करानी थी। आपने कहा ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3D10, यहाँ 4s1। अब क्या हुई सर, यहाँ से जब इस प्रक्रिया के अंदर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ गया, तो हमने कहा कि यहां पर हुआ गेन ऑफ सिमेट्री, एक सिमेट्री गेन हुई। और आपको पता है गोल्डन रूल ऑफ केमिस्ट्री, नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है। तो पहले एक में अनपेयर्ड था, अब सब में पेयर्ड है, तो गेन ऑफ सिमेट्री हुई। और यहां पर इस प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन को एटम ने इंट्रिंसिकली अपना ही एनर्जी यूज करके यहां से यहां भेजा, तो एक एनर्जी भी रिलीज हुई, जिसको हम कह रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। और शायद आपको याद होगा कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जैसे इसने रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी रिलीज करी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटी, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसलिए कहीं कहीं पर आपने लिखा देखा होगा कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो आपको कहीं से बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि देखिए यहां पर आ गया। इसीलिए मेरे बच्चे, चूंकि होना तो चाहिए इसके आउटर मोस्ट में 4s2 3D9, लेकिन ये होता नहीं है, ये हो जाता है 4s1 3D10। जब आप केमिकल बॉन्डिंग का मेरा लेक्चर नंबर 3 या 4 जो भी है देखेंगे, तो आपको इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा लिखा मिलेगा, आर्गन 18 4s1 3D10। इसी तरह से क्रोमियम का होना तो चाहिए था 4s1 3D 4s2 3D4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 24, लेकिन क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है 4s1 3D5। रीजन्स आर अगेन द सेम। व्हाट आर द रीजन्स? द रिलीज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड गेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द गेम।
तो आपको समझना होगा केमिस्ट्री एट अ मास लेवल, द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन ओनली बी फेल्ट। आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो अलग अलग विषयों के पढ़ने का और उनके पूछे जाने का जो ऑब्जेक्टिव है इन योर एग्जाम इज डिफरेंट। फिजिक्स अलग वजह से पूछा जाता है, बायो अलग वजह से पूछी जाती है, केमिस्ट्री अलग वजह से पूछी जाती है, जेई में भी सेम है, मैथ अलग वजह से पूछा जाता है। तो आपको तीनों तरह से इन ऑल द डायमेंशंस आपको करेक्ट रहना होगा। ठीक है सर, बढ़िया सर। कहीं कोई दिक्कत सर? कहीं कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर जल्दी से। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो था, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका इनसाइड एन एटम, उसमें सबसे जरूरी प्रिंसिपल ऑफबाउज प्रिंसिपल है। लेकिन क्या बाकी प्रिंसिपल किसी काम के नहीं है सर? बिल्कुल काम के हैं, बिल्कुल काम के हैं। सेकेंड रूल जो है दैट इज बोर ब्यूरी रूल। ध्यान से देखिएगा, निकोलाई ब्यूरी और नील्स बोर को तो आप पहचानते ही। बोर ब्यूरी रूल क्या कहता है, सुनिएगा, only those orbitals will exist for which the value of n is greater than L, greater than L। अच्छा सर, मतलब n अगर L से बड़ा होगा तभी वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेट लिख रहा हूं, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। अगर आप स्टेटमेंट नंबर 2 को देखें तो ये बहुत प्यारी दो बातें कहता है। ये कहता है इफ n प्लस एल वैल्यू इज मोर देन एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज मोर। बहुत बढ़िया बात है सर। अच्छा, नोट करके लिखिएगा कि अगर कभी n प्लस एल सेम आ जाए, इफ n प्लस एल वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम, if n plus l value comes out to be same, then the orbital for which, या the orbit for which n is more will have more energy, will have more energy। जैसे मान लीजिए आपको रटा रटाया तो मैंने सिखा दिया एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपी। बट अगर उससे अलग कुछ क्वेश्चन आ जाए, रैंडमली पूछ दे आपसे कि 3D और 4S में किसकी एनर्जी ज्यादा है बताएं, है ना? तो आप क्या करेंगे सर? आप यहाँ पे देख रहे हैं n क्या है, n इज इक्वल टू 3, और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 2। याद करिए SP01, d के लिए 2, f के लिए 3, आपको ये याद रखना होगा। आपने कहा ठीक है। तो यहाँ n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा सर, क्यों? क्योंकि s सब सेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो n की वैल्यू 4 प्लस 0, तो n प्लस एल मिला के भी तो 4 है रहा। तो इसका मतलब 3D की एनर्जी पक्के से ज्यादा होगी 4s। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है कि लगभग बराबर होती है, लगभग बराबर होती है, पूरी बराबर नहीं, पूरी बराबर नहीं। समझ में आ रहा है? आपने कहा बढ़िया बात है सर। अच्छा, अगर मान लीजिए हमसे पूछा कि सर हमसे 3D और 5s में किसकी एनर्जी बराबर होती है, बहुत ध्यान से तो देखिएगा, फिर से यहाँ वही बात है, 3 में n इज इक्वल टू तो 3 है, और d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो आपने कहा कि n प्लस एल रूल, जिसको बोर ब्यूरी नंबर भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ देखिए 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। अब पूछ रहा है कि 3D 5s में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो देखिए इफ n प्लस एल वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम, देन द ऑर्बिट फॉर विच n इज मोर विल हैव मोर एनर्जी। तो इसका मतलब है कि 3D से बहुत ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 5s की। आई होप कि हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है। हम लोगों ने बोर ब्यूरी रूल भी देखा, और हम लोगों ने कौन सा रूल देखा है, और हम लोगों ने देख लिया है ऑफ-बाउज प्रिंसिपल, जिसको कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। आपने कहा सर ठीक बात है। थर्ड रूल जो था हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में डिस्कस कर लेते हैं। बोले अगर आपको ये रूल समझ में आ गया है तो।
यही रूल ये बात भी इंश्योर करता है कि 1f 2f और 3f एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो देखिए l ज्यादा हो गया n से, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। 1d और 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, 1p एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर बाउंडेड बाय सर्टेन कन्वेंशनल रूल्स। ये कन्वेंशंस है, इनका कोई मैथमेटिकल प्रूफ आप नहीं दिखा सकते। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हंस रूल, और उसके आगे हम लोग देखेंगे कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अच्छी बात है सर। तो क्योंकि समय जो है लगभग होने वाला है, तो आप फिर से आज से रीस्टार्ट करें, अपनी पढ़ाई को बढ़िया से करते रहें। और मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, फॉर नीट 2026 आप इस बात के लिए इंश्योर हो जाइए कि आपके जो प्रश्न होंगे वो थोड़े से टफर साइड में होंगे। तो जो टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो इस बार आपके काम में आने वाला है। जो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो आपको लगता होगा कई बार कि अरे क्वेश्चन तो नीट का इसी लेवल का है सर, इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो उतना ऊपर जहां जहां आपको लग रहा था कि सर ऊपर जा रहे हैं, किसी फॉर्मूला का प्रूफ करा रहे हैं, बीच में कोई इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आ रहा है उसको ब्रैकेट में डलवा रहे हैं, वहां पे बगल में नीट लिखवा रहे हैं एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, जैसे क्लॉजियस क्लेपेरॉन्स इक्वेशन है उसका डेरिवेशन कभी कराया, मैक्सवेल स्क्वायर रिलेशन है उसका डेरिवेशन कभी कराया, वो सारे ही प्रश्न इस बार वाइबल होंगे, इस बार पूछे जाने लायक होंगे, इसलिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। और आखिरी बात, आप जाने से पहले अभी भी मेरे को लगता है कि 3-4 दिन आपके हाथ में है, केमिस्ट्री में स्पेशली ज्यादा नहीं 3 साल के प्रीवियस मेंस के क्वेश्चंस, जेई मेंस के प्रीवियस 3 साल के प्रश्न पत्र जरूर आप डाउनलोड करें और उसको बना करके ही पेपर में जाएं, ठीक है? यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट। आप अगर मेंस के क्वेश्चंस 3-4 साल के करके नहीं जा रहे हो केमिस्ट्री के, तो आप केमिस्ट्री में स्ट्रगल करोगे। फिजिक्स में तो स्ट्रगल करना ही है, आप करके जाओ फिर भी करो, लेकिन केमिस्ट्री में आपको बहुत मजा आ जाएगा अगर आप 3-4 साल के क्वेश्चन कर ले तो, बिकॉज द थियरी इज सेम फॉर जेईई एंड नीट, ऑलमोस्ट द थियरी लेवल इज सेम, बट कहीं ना कहीं प्रश्नों के स्तर में और उनके पूछे जाने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस होता है। कहा गया है मोदी जी के द्वारा कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराई जाएगी, बट आप जानते ही हैं देश का हाल थोड़ा ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चलिए, तो गुड नाइट। बट इसी में हम लोग को करके दिखाना है, इसमें फाइट मार करके जब हम अपना सीट लेकर के आएंगे, देन वी विल बी कॉल्ड द विनर्स। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा कॉलेज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर और हंस रूल के ऊपर। उसके बाद हम लोग ढेर सारे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस के बाद जो लेक्चर होगा जो नोड्स के बारे में है, जहां हम रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड की चर्चा करेंगे, एंगुलर नोड या प्लेनर नोड की चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वो लेक्चर होने वाला है, उसको मिस कभी नहीं करिएगा। बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो इस क्लैरिटी के साथ आपको कंटेंट दे पाएंगे। मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी की नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।